उत्तराखंड में चुनावी आहट शुरू हो चुकी है। हर दल अपने अपने दांव पेच लगा रहा है। बीजेपी के सियासी अभियान को पीएम मोदी हवा देकर जा चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय मौजूद हैं। किशोर जी से बात करेंगे, क्या कुछ चुनावी रणनीति अब उनकी है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका डेली न्यूज में। अब प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाए, उन्होंने जो डबल इंजन है उत्तराखंड की सरकार की, उन्होंने खूब तारीफ की है। धामी की पीठ थपथपा के गए हैं, क्या नहीं, मुझे तो बड़ी आशाएं थी कि प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले और अचानक ही उन्होंने कार्यक्रम बनाया है। तो मैं सोच रहा था शायद वो उत्तराखंड को जो पिछले अब लगभग 4.5 साल हो गए हैं जो वो नहीं दे पाए, संभवतः वो देने का काम करेंगे। विशेषकर जो उत्तराखंड का योगदान है देश की रक्षा में, पर्यावरण की रक्षा में, जो हमारी ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, उसकी रक्षा में, जल की रक्षा में, और जल है तो उसी से सारी चीज़ें हैं। हम जिंदा रहते हैं तो 60 करोड़ लोगों को पानी दे रहे हैं। मेरे विचार से जो प्रधानमंत्री आवास में पानी जा रहा होगा वो यहीं से जा रहा है, टेली बांध से, और अन्न सुरक्षा भी हम लोग देते हैं लगभग। लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई जब उन्होंने यहाँ करके और भाषण देके वो चले गए। मैं सोच रहा था कि जो उन्होंने अभी केंद्र सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया कि बाकी लोगों को भी जो छूट गए हैं उनको ओबीसी के एम्बिट में लिया जाए। और उस समय हमसे बड़ी गलती हुई जब मंडल कमीशन के जो मानक थे वो लागू हुए, और अगर मंडल कमीशन हरिद्वार से ऊपर चला जाता या उस समय हम लोग जागरूक होते तो पूरा उत्तराखंड ओबीसी श्रेणी में होता। जब उन्होंने निर्णय लिया केंद्र सरकार ने तो उनको इसको कहते कि भाई हम यहाँ इसको लागू करेंगे, सभी उत्तराखंडियों को ओबीसी मानेंगे। जो हमारे वनाधिकार हैं, जो 72% ज़मीन पर कब्जा कर रखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जो हमारे हक हकूक़ हैं, हमारे फॉरेस्ट राइट्स हैं, उनको हमको वापस देने का जो 2006 का कानून है, इस पर बातचीत करते, कुछ कहते तो मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन लोगों की समझ में ये भी नहीं आया कि वो आए, और जबकि वो कहते हैं भाई मुझे यहाँ से बड़ी प्रेरणा मिली। 2 बार 2014 में भी गंगा ने बुलाया, वो उत्तराखंड की बेटी है, और 2019 में वो केदारनाथ में रहे चुनाव के बाद। मेरे विचार से निराशा सी हुई है लोगों को प्रधानमंत्री जी के दौरे से। और उसके साथ में आपने कहा कि जो सियासी 22 का वातावरण बन रहा है, अभी देखिए राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, सेनाएं सजाई जा रही हैं। अब देखते हैं कि अक्षौणी सेना जीतती है या जो है वो जो चंद लोग हैं वो लोग जीतते हैं भविष्य में। क्योंकि 21 साल आज पूरे हो गए उत्तराखंड को बने हुए। जिस भावना से राज्य बना, जिस भावना से राज्य आंदोलन हुआ और लोगों ने शहादतें दी, मेरे ख्याल से वो दूर दूर तक उस भावना की रक्षा नहीं हो रही है। और मेरी तो जो व्यक्तिगत जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं उत्तराखंड राज्य का बुनियादी सिपाही रहा हूँ, आंदोलन शुरू करवाने में, जेल जाने में, भूख हड़ताल में, मैं ये सोचता हूँ कि जो जिस तरह की स्थिति पर्वतीय क्षेत्र में बन रही है, मैंने पिछले 4 साल में जो 300-350 गाँव में रात को बासा किया, पूरा उत्तराखंड इस समय बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। और ये कोरोना के बाद तो और भी स्थिति खराब हो गई है। तो वो आए थे तो निश्चित रूप से जैसे यहाँ पर्यटन से संबंधित चीज़ें हैं, परिवहन से संबंधित चीज़ें हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। आज बहुत से लोग मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि बैंक से उनको नोटिस मिल रहे हैं, उन्होंने कारोबार के लिए पैसा लिया था बैंकों से, उसकी किस्त नहीं चुका पा रहे हैं। उसके बारे में अगर कुछ कह के जाते, अभी मैंने देखा कि 40,000 करोड़ रुपया वो जो टेलीकॉम कंपनी के हैं उनका माफ़ करने जा रहे हैं।
यहाँ तो इतनी बड़ी भी समस्या नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कोई तुरंत तो मुझे कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। डबल इंजन लोगों ने बहुत लंबे समय से देख लिया है। सर, दो बातें आपने कही, एक तो उत्तराखंड के हक हकूकों को लेकर कि गलती हमसे भी हुई है, दूसरी चीज राज्य आंदोलन का आप भी हैं और राज्य की कमान भी 10 साल तक आप लोगों के हाथ में रही, चूक का रह गई। क्यों उत्तराखंड वालों के सपनों का एक उत्तराखंड नहीं बना जो राज्य आंदोलनकारी थे, और क्यों हक हकूकों को लेकर गलती रही? नहीं, अगर आप देखेंगे कि 10 साल की जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के हाथ में कमान रही, लेकिन किशोर उपाध्याय के हाथ में नहीं रही ना। तो मैं 2002 से लेकर के और 2007 तक भी जो है यहाँ के सरोकारों को लेकर के लड़ता रहा, और 2007 से और 12 तक भी लड़ता रहा। और उसके बाद लगातार जो उत्तराखंड के लोगों के सरोकार हैं, समस्याएं हैं, उसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, ये तब कह सकते हैं अगर मेरे हाथ में राज्य की कमान होती तो निश्चित रूप से आप मुझे दोषी ठहरा सकते थे। जिन लोगों ने उस कर्तव्य को निभाया, इस बारे में वही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट राइट्स का कानून है 2006 का बना हुआ है। जो मंडल कमीशन के जो 4 मानक, जिनमें कि हम पूरी तरह से फिट बैठते हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, वो सारे के सारे हम पर लागू होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग उसको समझ नहीं पाए, उस भावना को। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 90, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उसका विरोध करने के बजाय अगर हम ये कहते कि भाई हमको इसमें शामिल करो। जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ तो वो आरक्षण के खिलाफ हुआ। हमने लोगों को समझाया कि ये हम लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के ज्ञापन जिसमें सारे लोग थे उसको देखेंगे तो उसमें पहली मांग हमारी ये होती थी कि उत्तराखंड को ओबीसी में शामिल करो। हमसे जब हिंदुस्तान का ये संविधान बना 52 में से लेकर के, और अब तक गलतियाँ ही गलतियाँ हो रही हैं, तो अब ये समय नहीं है कि हम उस आगे और गलती करें। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, उसका जिस तरह से इस समय स्थिति है, अगर उसको संभाला नहीं गया तो स्थिति जो है ठीक जैसे पंजाब में 5 साल पहले स्थिति थी, लोग कहते थे कि ये उगता हुआ पंजाब है, उस तरह की स्थिति जो है मैं पर्वतीय क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में, क्या गाँव में भी देखा। सर, उत्तराखंडियत को लेकर हरीश रावत जी बात करते हैं, उनसे कितने सहमत हैं? देखिए, आप उनसे भी पूछेंगे तो उत्तराखंडियत क्या है, ये शब्द मैंने लिया जब मैं अध्यक्ष था, और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमको उत्तराखंडियत की बात करनी चाहिए। उसमें उत्तराखंडियत ये है कि हम सब लोग सद्भाव से रहते हैं। उत्तराखंड ने अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं, हमेशा दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हम अपने बच्चों के भविष्य के खातिर, आप ये देखेंगे कि कुछ जगह को छोड़ करके, अब जैसे आप टिहरी पूरी रियासत की बात लगा लीजिए, वहाँ जो शिक्षा की हालत रही है, हम सैकड़ों गाँव के बीच में एक जो है कोई अच्छा प्रशासनिक अधिकारी और इंडिया सर्विसेज का नहीं बना पाए किसी भी क्षेत्र में। तो जो इस तरह की स्थिति रही है, फिर भी हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। देश की रक्षा के लिए अगर पहली खून की बूंद अगर गिरती है देश की रक्षा के लिए, तो उत्तराखंड के नौजवान की गिरती है। मैंने कहा कि हम 60 करोड़ लोगों को जीवन देने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि 72% तो जंगलों के रिजर्व है, और बाकी 91% बाकी चीज़ के लिए हमारी ज़मीनें जो हैं वो रिजर्व हैं। हम खाली 9% ज़मीन पर अपने को जिंदा रखे हुए हैं। तो उन सब चीज़ों पर आज के दिन विचार करने की आवश्यकता है, और जो हमारा योगदान है उसके हिसाब से हमें उसका हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो स्थितियाँ खराब होंगी और उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। सर, हरीश रावत जी कई बार आपकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन लगता है आप दूर निकल गए हैं उनसे, पहले वाली बात नहीं रही। नहीं, देखिए, अगर हरीश रावत जी माने न माने, हम लोगों ने उनको अपने कंधे पर खड़ा किया है, और जब कंधे पर आप किसी को खड़ा करते हैं तो उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि सबको उंगली पकड़ करके अपने बराबर खड़ा करने की कोशिश करें। हमने हमेशा दिया है। मैं 84 में जब राजीव जी का
चुनाव का प्रभारी था, वीर बहादुर सिंह जी से लेकर के और हंसराज भारद्वाज जी से ले बहुत से लोग थे। ये राजीव जी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे इतने टेंडर एज में इतना सब कुछ संभालने का मौका दिया और मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। तब भी हमने सबसे ज़्यादा वोटों से, उनकी अपनी गरिमा थी, अपना योगदान था, अपना उनका कीर्ति थी, लेकिन हमने उसमें गिलहरी जैसी भूमिका निभाई। लेकिन हमने कभी कुछ मांगा नहीं। जब हम राज्य आंदोलन में रहे तो हमने कभी कुछ नहीं मांगा। हमने जब राज्य बना तो उसके बाद हम कांग्रेस को खड़ा करने में ले गए। तो मुझे लगता है कि लगभग 17 बार जो है, जो मैं चाहता था, हो सकता है मैं गलत चाहता हूँ, उस हिसाब से पार्टी ने मैंने जो मजदूरी किया, श्रम किया, मुझे लगता है कि उसकी अनदेखी की गई है और मुझे उसका गम भी नहीं है। मैं तो बहुत ही गरीब घर का एक किसान, जिसको हमारे यहाँ हौलिया कहते हैं, उसका बेटा हूँ। लेकिन ये उन लोगों को समझना चाहिए कि जिनको आप कंधे पर खड़ा करते हैं, वो ऐसा तो नहीं करते कि आप सीढ़ी बना करके और फिर ऊपर चढ़ गए तो उस सीढ़ी को हटा देते हैं। उसका बहुत से लोगों को दुख होता है। हो सकता है राजनीति में यही किया जाता हो। तो हम कोई दूर नहीं है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। हमने कभी उनको राजनीतिक रूप से नहीं देखा, बड़े भाई के रूप में देखा है और मेरे मन में आज भी उनके प्रति वही सम्मान है। सर, आपने कहा जिनको कंधे पे बिठाते हैं उन्हें उंगली पकड़कर सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तो यानी कि सबको साथ लेकर चलने में हरीश रावत कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए हैं। जो लोग पार्टी से चले गए उन्होंने भी तमाम इस तरीके के आरोप लगाए। आज भी पार्टी के अंदर कहीं गुट है, तो हरीश रावत को आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन सबके पीछे? नहीं, इसका जवाब तो देखिए वही आत्मचिंतन और आत्ममंथन करके दे सकते हैं। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को स्थापित करने में जब यहाँ अलग राज्य बना तो उस समय हमारा एक भी विधायक चुना हुआ विधानसभा में नहीं था। 2000 से 2002 हरीश रावत जी ने सबसे अधिक मेहनत की, उसके बाद किशोर उपाध्याय ने मेहनत की। हमने तब भी अपना हक कोई नहीं मांगा। 2002 में ही मुझे कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं हो जाना चाहिए था। तो जो यहाँ पर कांग्रेस को खड़ा करने में, और जबकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उसकी बाद की जो स्थिति थी, लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद कांग्रेस के लोग, हम लोग गाँव में नहीं घुस सकते थे और हमने 2000 से 2002 तक मेहनत करके कांग्रेस को खड़ा किया। तो हर मजदूर चाहता है ना कि उसको उसकी पूरी मजदूरी मिले। तो उसमें बहुत से मजदूर हैं जिनको उनकी मजदूरी, क्या बेचारों को जो है बिल्कुल भी मजदूरी नहीं मिली है, तो क्या कर सकते हैं उसका। सर, पार्टी ने आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं मजदूरी पूरी नहीं मिली। क्या सीएम बनना चाहते हैं किशोर उपाध्याय? क्या 2022 के सेम कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को आप? नहीं, मैंने कहा ना कि हमने कभी कुछ नहीं मांगा पार्टी से। जब 1984 में नहीं मांगा, लेकिन जब राजनीति में है तो अब तो जिन्होंने अपना श्राद्ध क्रिया कर्म सब कुछ कर दिया है, गेरुए वस्त्र पहन करके जो है उन्होंने संन्यास ले लिया। जब वो लोग बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो हम तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं और राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित रूप से लोगों की महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। वो महत्वाकांक्षाएँ कितनी पूरी होती हैं? जैसे 2002 में हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, नहीं बन पाए। उनका हक भी बनता था। तो कई बार हो जाता है, कई बार पार्टी के सामने मजबूरियां भी होती हैं कि उस हिसाब से जो हम चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन हर बार किसी की उपेक्षा कर लेना। आज मुझे सबसे बड़ा दर्द यह है कि जो टिहरी राज्य है, जिसमें कि टिहरी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग का हिस्सा है, वहाँ पर आप राजनीतिक रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, उसका योगदान जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में देखें, हमें कष्ट ये होता है कि भाई आप अगर ये पूरा राज्य है और उसमें अगर आप एक हाथ को जो है वो 10 फुट लंबा कर देंगे और एक हाथ जो है वो 6 इंच का रहेगा, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो राज्य को होता है। और आज के दिन में कांग्रेस में सबसे बड़ी जो समस्या है कि जब लोग पार्टी छोड़ करके गए, पार्टी उस समय 16 में इतनी मजबूत थी कि उसने अपनी सरकार बनाई। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन मेरे ख्याल से जो 2002 का चुनाव था उसके बाद का सबसे सशक्त अगर आंदोलन था। तो 2016 में जब प्रधानमंत्री जी और भाजपा के अध्यक्ष जी दोनों हमारी सरकार को कत्ल करना चाहते थे, तो उन कांग्रेसजनों ने उस सरकार को बचाया।
तो ऐसा नहीं है कि पार्टी जो है वो मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूत है, लेकिन उसके साथ साथ न्याय भी तो होना चाहिए ना। घर में भी बच्चा होता है, लोगों के परिवार में सदस्य होते हैं, परिवार का एक सदस्य सब कुछ कर रहा है और एक सदस्य नाकारा बैठा हुआ है। आप अगर नाकारा को सब कुछ दे देंगे तो लोगों के मन में पीड़ा होगी ना। आज सबसे बड़ा कष्ट का विषय ये है कि 2 मंडल हैं हमारे, उसमें कोई वो नहीं है भाई। एक जगह 29 सीटें हैं और एक जगह 41 सीटें हैं। मैं 41 सीटों में कहीं पर कोई लीडरशिप ही नहीं देख रहा हूँ कांग्रेस में, तो वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। मेरी चिंता जो है वो राज्य को लेकर के, और जो लॉप साइडेड जो राजनीतिक और बाकी आर्थिक विकास की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के, और इसलिए भी है कि संभवतः किशोर उपाध्याय नहीं होता तो राज्य आंदोलन भी शुरू नहीं होता। अगर मैं 2 बार इंद्रमणि बडूनी जी के नेतृत्व में, और इंद्रमणि बडूनी जी भी टिहरी के बेटे थे जिनकी वजह से ये राज्य बना, उनको राज्य का जनक हम मानते हैं, और इसलिए टिहरी का मैं पैदा हुआ, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने उस आंदोलन को शुरू करवाया, अगर राजेश पायलट जैसे 2 बार उनको नहीं मिलवाता, वो नहीं कहते कि भाई कुछ आंदोलन शुरू करो, तो शायद राज्य का आंदोलन भी शुरू नहीं होता। इसलिए मेरे मन में एक अपराध बोध होता है कि भाई हमने क्या एक गलत कदम उठा दिया, इसलिए जो है वो परेशानी होती है। और एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते, राजनीति में अधिकतर संवेदनहीन लोग होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा संवेदनशील हूँ और उसका नुकसान भी होता है, तो इसलिए मेरी चिंता ये है कि राज्य जिस भावना से आंदोलन हुआ 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में हमारी माताओं और बहनों के साथ जो कुछ हुआ, लोगों ने शहादत दी, अगर उसकी रक्षा, उस भावना की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर इस राज्य का कोई औचित्य नहीं है। सर, बतौर अध्यक्ष जो गणेश गोदियाल है वो कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, मैं जो है अध्यक्ष रहा हूँ, और वो कितना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, वो अपना आकलन करेंगे। अभी उनको बहुत कम समय मिला है, वो हमारे छोटे भाई हैं, मेरा पूरा सहयोग उनके साथ है। प्रीतम सिंह जी या गणेश गोदियाल, दोनों में से बेहतर किसने किया? नहीं, देखिए, हम जो है प्रीतम सिंह जी और हम तो सब साथी थे। गणेश गोदियाल जी तो मुझे लगता है कि इसी में 2016 में जुड़े हैं, उसमें या 2014 में हरीश रावत जी के साथ। अब मैं उस पर देखो, मैं खुद अध्यक्ष रहा हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँ, और वो हमारे सम्मानित अध्यक्ष रह चुके हैं और दूसरे अभी अध्यक्ष हैं, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो खुद जो है आप आकलन करिए, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हरीश रावत जी दलित मुख्यमंत्री की पैरवी कर चुके हैं, प्रीतम सिंह ने विरोध किया है, आप क्या देखते हैं 2022 में अगर सरकार बनी तो क्या दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए? हरीश भाई बहुत अच्छा कहते हैं। अभी मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले उन्होंने कहा था कि किशोर उपाध्याय में मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ हैं, तो अब उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ किस भावना से। राजनीति में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, तो इसलिए जो है उसको उस रूप में लेना चाहिए, और जो व्यक्ति कहता है वही इस बारे में कुछ कह सकता है। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारा दलित वर्ग है, मैं देखता हूँ समाज में हम लोगों ने तो, मेरे दादाजी लोगों ने तो उन सब लोगों को, हम क्योंकि हमारी बहुत ज़मीनें होती थी, अपनी ज़मीनों में उनको बसाया, हम उनको भाई की तरह मानते, और वो भी हमें जो है संरक्षक की तरह मानते रहे। अपना काम बाद में करते थे, हमारा पहले करते थे, लेकिन वो हजारों साल से उनके साथ जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से वो कोई अच्छा नहीं हुआ। और उस रूप में अगर हम देखेंगे तो क्यों नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तो कभी रहा नहीं है। अगर आप जो पर्वतीय क्षेत्र का, मध्य हिमालय का आप इतिहास देखेंगे तो उसमें कभी ये ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, मुसलमान, ये कभी भावना रही नहीं है। सब लोग एक वर्ग से आए हुए लोग हैं, और यहाँ तो बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ जो है ठाकुरों और ब्राह्मणों में सब में शादियाँ होती हैं, रिश्ते हैं, ये बगल में ही आप चकराते चले जाइए। तो मेरे विचार से जो योग्य है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, उसको अगर आप दलित बना देंगे, उसको फलाना बना देंगे, तो मेरे ख्याल से वो अपने साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा और राज्य के साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा। फिर उसमें सवाल उठते हैं कि साहब जब आप मुख्यमंत्री बने तब आपने दलित क्यों नहीं बनाया। तो मेरे ख्याल से हम जो भी कहते हैं उस पर विचार करके कहना चाहिए। किशोर उपाध्याय की चुनावी तैयारी कैसी है? टिहरी से ही चुनाव लड़ेंगे और क्या कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे? दूसरा नहीं, अब देखिए, चुनाव लड़ने का जो निर्णय होता है वो पार्टी करती है, दूसरा जनता करती है। और मैं इस समय जो हमारी सरोकार है, टिहरी रियासत के साथ जो कुछ हुआ,
एक उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उनके साथ न्याय हो सके। आज तक आप ये देखिए कि 52 से लेकर के और अब तक गढ़वाल मंडल से कभी कोई राज्यसभा ही नहीं गया। मेरे ख्याल से एक आध बार गया होगा कोई, तो वो जो है एमएलसी वगैरह कोई हो गया होगा तो अलग बात है। और जो गढ़वाल मंडल से जो लास्ट जो थी वो बेचारी 4-5 महीने रही, जो है मनोरमा डोबरियाल जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लोग अब समझदार हो गए हैं। अब पुरानी वाली बात नहीं है, अब लोग गुफाओं में नहीं रह रहे, तो अब लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। तो टीडी से आपकी तैयारी है, चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस इसलिए सर मैं- क्योंकि बीजेपी में जाने की बातें भी पीछे हो रही थी कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में जा रहे हैं, कहाँ बात हुई है? मैं उन सब लोगों का बहुत आभारी हूँ जो मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। कभी वो छपवाते हैं कि किशोर उपाध्याय आप में चले गए, कभी वो छपवाते हैं कि वो जो है अलग पार्टी बना रहे हैं, कभी कोई छपवाता है कि वो भाजपा में चले गए। कल शाम ही मुझे कम से कम 100-150 फ़ोन आए कि भाई साहब हमें भी साथ में ले चलो, अगर आप जा रहे हो। पूरे प्रदेश भर से किसी ने चला दिया कि शायद आज जैसे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो भाजपा में चले जाएं। तो मुझे पता नहीं क्यों इतना लोग मुझ पर ध्यान देते हैं, और मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई वो मुझ पर, किशोर उपाध्याय पर, एक गांव के किसान के हृदय के बेटे पर इतना अगर उनका ध्यान रहता है, तो हो सकता है किशोर उपाध्याय में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा ना, तभी तो लोग इतना ध्यान दे रहे हैं और तभी इतने कुठाराघात भी करते हैं। तब चाहे भाजपा की सरकार रही हो, तब चाहे हमारी सरकार रही हो, उसने जो है कमी तो कोई नहीं छोड़ी किशोर उपाध्याय को दबाने के लिए और जो है उस पर कुठाराघात करने के लिए। सर धामी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने क्या डैमेज कंट्रोल कर लिया है? नहीं, मुझे ये लगता है कि देखिए, एक तो जो हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, एक तो वो बहुत ही विनम्र हैं, पहली बात ये है। और जब पावर आती है तो उसमें अहंकार अपने आप साथ में आ जाता है, तो अभी तक उनमें वो नहीं आया है। और दूसरा, जिस तरह का माहौल जो गए हुए निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने इस राज्य का नुकसान किया, भ्रष्टाचार को बढ़ाया, कोई काम नहीं हुआ, तो नया मुख्यमंत्री आने से जो एंटी इनकम्बेंसी है, शायद भारतीय जनता पार्टी ने उसको कम करने की कोशिश की है। अब ये देखिए, ये आदमी के अपने ऊपर होता है कि जब आपके हाथ में शक्ति है तो उस शक्ति का आप लोगों की भलाई के लिए कितना उपयोग कर सकते हैं। ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी की, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि एक दिन में कोई विश्वकर्मा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, कोई जादूगर नहीं है। अगर किसी की भावना ठीक है और समन्वय वाली भावना है, सद्भावना वाली भावना है, अब वो देखना है। अभी तो उनको बहुत कम समय हुआ है, 1-2 महीने बाद पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है। ये थे हमारे साथ किशोर उपाध्याय, जिनकी राज्य आंदोलन को लेकर, राज्य के सरोकारों को लेकर बातों में पीड़ा जरूर नजर आई। साथ ही मलाल इस बात का भी है कि पार्टी के लिए जो मजदूरी की, उसका मेहनताना कहीं ना कहीं मिल नहीं पाया है। आप बने रहिए डेली ट्रुथ न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको सिर्फ सच।